Dear students, today we will start our new chapter from economics and the chapter is sectors of Indian economy. In Hindi, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक। इस चैप्टर की सहायता से हम जानेंगे कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रमुख क्षेत्रक या सेक्टर्स कौन कौन से हैं और इनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए हम सभी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। वी ऑल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज टू अर्न our livelihood, our survival, for earning money. So here you can see different images. आप यहाँ पर different images देख सकते हैं। A businessman is there, a farmer is there, a coolie and labor is there, and a service provider, a postman is there. So each and everybody is doing different works, or each and everybody is engaged in different types of work. All these works are able to enhance the earning of that person. So these activities are known as economic activities. ये सभी activities जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की जो अर्निंग है वो एनहेंस होती है, उसकी इनकम इंक्रीज होती है, इन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ये सभी एक्टिविटीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंश्योर करती हैं। So all these activities which are closely associated with, which are concerned with production of goods and services and hence earning in form of income is known as economic activities. And these activities are classified in different groups using some important criteria. So we will read about these different sectors and find out कौन कौन से sectors हैं, किस प्रकार इन्हें बांटा गया है। So let us know. The first classification is on the basis of nature of activities. कार्य की प्रकृति के आधार पर क्षेत्रक, कार्य की प्रकृति के आधार पर हमारे तीन प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, then secondary sector and the third one is tertiary sector. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। आई होप कि आपने ये जो नाम है ये सुने होंगे और इनके बारे में थोड़ा बहुत अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो आइए जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है इनका क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में या ये क्या है। सो यहाँ पर सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। इन प्राइमरी सेक्टर वी कैन से दिस सेक्टर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद नेचर। ये जो क्षेत्रक है, ये प्राइमरी सेक्टर जो है ये नेचर से जुड़ा हुआ है। एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन दिस सेक्टर is associated with the extraction and production of natural resources. जो प्रकृति से मिलने वाले संसाधन हैं, प्रकृति से मिलने वाले पदार्थ हैं, उन सभी की मदद से प्रोडक्शन किया जाना जो है वो इस क्षेत्र में का महत्वपूर्ण कार्य है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, कृषि, फिशिंग, माइनिंग, ऑल दीज कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो ये जो क्षेत्रक है इसमें माइनिंग का काम किया जाता है, इसमें चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो या वन्य जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हों, इन सभी के द्वारा जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और यह क्षेत्र प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। इसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर यूज द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर। अगर हम यहाँ बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले रॉ मटेरियल का यूज करता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा मीनिंगफुल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसमें सभी एक्टिविटीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है स्टिचिंग या सिलाई का जो काम है वो सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करता है। इसके बाद में यहाँ पर आप जो मिनरल्स हमने प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग के द्वारा रिसीव किए, उन्हें इंडस्ट्रीज में जो है स्मेल्टिंग की जा रही है और स्टील बनाया जाता है। इसके अलावा
जो हम एग्रीकल्चर से शुगर केन वीट ग्रो करते हैं, तो उनको भी जो सेकेंडरी सेक्टर में उनसे फिनिश गुड्स या मीनिंगफुल गुड्स या उनका जो है उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार सेकेंडरी सेक्टर जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके द्वारा डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। द थर्ड सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर। जो तीसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है टर्शरी सेक्टर। इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। तो इस सेक्टर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मेनली बेस्ड हैं सर्विस पर। ये सारा सेक्टर जो है वो सर्विस पर बेस्ड है, और ये सोसाइटी को, ये जो प्राइमरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, उनको ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो दिस सेक्टर इज मेनली बेस्ड ऑन सर्विसेज। जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, सभी सेक्टर्स को टर्शरी सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो बैंकिंग की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, कम्युनिकेशन की हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, या और भी डिफरेंट सर्विसेज। ये सभी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार टर्शरी सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो लेट अस कंटिन्यू। यहाँ पर द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary. So with the help of example we will try to understand this topic. You can see here, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सो हियर फार्मर्स प्रोड्यूस शुगर केन इन देयर फार्म्स। शुगर केन जो है फार्मर्स उनके फार्म्स में ग्रो करते हैं, और ये प्राइमरी सेक्टर का काम है। इसके बाद में यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग ऑफ शुगर केन। सो दिस एक्ट बिलोंग्स टू टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर को टर्शरी सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से। इसके साथ में ही यहाँ पर हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। तो किस प्रकार जो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ उसे टर्शरी सेक्टर के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की गई, और ये सर्विसेज जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी ठीक, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आवश्यक होता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसे भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही जो है डिलीवर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, और हम फाइनल गुड्स जो है वो रिसीव करते हैं। तो इस प्रकार ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की सर्विसेज को यूज करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। हम तीनों जो सेक्टर्स हैं उनको किस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं, किस प्रकार हम उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। सो इट इज क्वाइट अ लार्ज टास्क। अगर हम कहें कि अगर हमें कंपेयर करना है डिफरेंट सेक्टर्स को, तो ये बहुत लार्ज और मेहनत टास्क होता है, बिकॉज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल नंबर, टू काउंट द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो इसके लिए जो है वी यूज इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्चुअल नंबर, वी यूज द टोटल प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन in the different sectors. So with the help of example you can understand this. For example, 10,000 kg of wheat is sold at rupees 8 per kg. The value of wheat be rupees 80,000. तो इस प्रकार डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका जो वैल्यू है उससे ऑब्टेन किया जाता है, एंड दैट वैल्यू इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, for counting and for comparison of these different sectors. But we should make a precaution while calculating this task. तो ये जो टास्क है इसको परफॉर्म करने के लिए एक प्रिकॉशन रखना जरूरी होता है, and that precaution is only the final goods and services should be added. जो ये कैलकुलेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसी का प्राइस, उसी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाना चाहिए।
आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि किस प्रकार ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज फाइनल प्रोडक्ट एंड द कस्टमर पे ओनली फॉर दिस फाइनल प्रोडक्ट। कस्टमर जो है वो शुगर केन की प्राइस अलग से पे नहीं करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस अलग से पे नहीं करता है, और वो उन सब प्रोडक्ट्स के प्राइस अलग से पे नहीं करता है जिनका यूज शुगर ये फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी का वैल्यू जो है वो यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन इन दैट सेक्टर। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके बुक में दिया गया है। ए फार्मर, एक किसान जो है वो किस प्रकार अपना प्रोडक्शन जो है वो सेल करता है 8 पर केजी के हिसाब से, और जो मिल्क ओनर है वो ग्राइंड करता है और 10 पर केजी के हिसाब से बिस्किट कंपनी को फ्लोर सेल करता है। इस प्रकार जो कंपनी है वो शुगर ऑयल मिला करके और फाइनली 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट बनाती है एंड द फाइनल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है वो 60 रुपीज और 4 पैकेट्स जो है वो बना फाइनल की जाती है। इस प्रकार हम यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू रिसीव करते हैं वो 60 रुपीज है, और इस 60 रुपीज में ऑलरेडी यहाँ पर व्हीट, यहाँ पर उसकी ग्राइंडिंग, यहाँ पर शुगर, यहाँ पर ऑयल और जो अदर प्रॉफिट है वो इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस प्रकार इन सभी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, इनका टोटल वैल्यू में यूज नहीं किया जाता है। इनका वैल्यू जो है वो फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड हो चुका होता है, इसीलिए इन्हें दोबारा से काउंट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी सेक्टर को कंपेयर करने के लिए ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो हमारी जो जीडीपी है उसमें उनका क्या शेयर है और किस प्रकार उनके शेयर में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन 1973 के अंदर अगर हम बात करें तो जो इंडिया की जीडीपी थी वो लगभग 40,000 लाख करोड़ के आसपास थी, है ना। और इसके बाद में अगर हम यहाँ 2003 की बात करें तो यहाँ पर 2,10,000 करोड़ की हमारी जीडीपी हो गई। अगर इस जीडीपी में हम शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ज्यादा है, बट in 2003 if you see the share of tertiary sector is larger than primary sector. So we can say there is a shift and there is a change in the total production of all the three sectors. धीरे धीरे करके बदलाव आया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तीनों के ही प्रोडक्शन में फिगर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, और जो कंट्री का जो ग्रोथ है, कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हुआ है। तो ये था टोटल शेयर इन जीडीपी में जो डिफरेंट सेक्टर्स है उनका शेयर। इसके बाद में अगर हम बात करें परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो परसेंटेज के हिसाब से भी आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो पहले 45% था और अभी धीरे धीरे करके प्राइमरी सेक्टर जो है वो 25% आ चुका है। और इसी प्रकार यहाँ पर टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है वो इंक्रीज होकर के तो जीडीपी में 55% हो गया है। तो वी कैन से दैट टर्शरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। टर्शरी सेक्टर जो है उसका शेयर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। टर्शरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। अब ये टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रही है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर काफी जो है सरप्राइजिंग फैक्ट्स नजर आते हैं। सबसे पहली चीज आप यहाँ देख सकते हैं कि इन 1973 द लीडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर वाज प्राइमरी सेक्टर, और अगर हम बात करें 2000 की तो यहाँ पर भी लीडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शेयर इन जीडीपी उसमें टर्शरी सेक्टर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, मगर अभी भी एम्प्लॉयमेंट के रेशो में प्राइमरी सेक्टर जो है वो आगे है
ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर से रिसीव करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो ज्यादा होता है। सो हियर जैसा कि हमने पहले बात की थी कि किस प्रकार जो है टर्शरी सेक्टर तेजी के साथ बढ़ रहा है। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद दैट हिस्टोरिकल चेंजेस, किस प्रकार हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार हमारा जो शेयर है वो बदल रहा है। इनिशियल स्टेज all the developed countries depends upon primary sector more। तो अगर हम बात करें बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, चाहे कोई सा भी देश हो, सभी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। सभी जो कंट्रीज हैं वहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, फार्मिंग है या माइनिंग है या और जो डिफरेंट प्राइमरी एक्टिविटीज है वो उन्हीं का ज्यादा कंट्रोल होता है। मगर धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ता है और साथ ही डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेक्टर दैट इज नोन एज टर्शरी सेक्टर, क्योंकि धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, डिमांड्स बढ़ने की वजह से, इंक्रीज इन इनकम की वजह से जो नया सेक्टर है टर्शरी सेक्टर वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो यही हमारे देश में भी देखने में आया कि पहले हम प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे और फिर धीरे धीरे करके टर्शरी सेक्टर में भी गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया गया। प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं वो भी सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे आए और साथ ही एजुकेशन बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने की वजह से टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। साथ ही हम कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर जो है वो काफी कंफर्टेबल सेक्टर माना जाता है। यहाँ पर जॉब अश्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, हायर जॉब्स होती हैं, कंफर्टेबल जॉब्स होती हैं। इसीलिए हमारी जो यूथ है उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट इंटरेस्ट है वो भी टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अचीव करना होता है। तो इस प्रकार जो टर्शरी सेक्टर है वो धीरे धीरे करके तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जो है हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंसी थी, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। टर्शरी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। यहाँ पर एक और स्लाइड के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो शिफ्ट है इन टर्म ऑफ जीडीपी। अगर हम जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर इन टर्म ऑफ शेयर इन ईच सेक्टर जीडीपी टोटल प्रोडक्शन, द शिफ्ट has been seen from primary secondary to tertiary। तो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ शिफ्ट देखने को मिला है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। तो धीरे धीरे करके उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, and this classification is based on ownership। हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन था जिसके बारे में हमने बात की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, दैट वाज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटीज, कार्य की प्रकृति के आधार पर। और अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये है मेनली बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। तो यहाँ पर मेनली टू सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आई होप दैट इन क्लास 8 देयर वाज अ चैप्टर, एक चैप्टर था पब्लिक सर्विसेज एंड प्राइवेट सर्विसेज इन सिविक्स, और आप लोगों ने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो पब्लिक सर्विसेज एंड प्राइवेट सर्विसेज के बारे में आप जानते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी उसी से मिलता जुलता है, सिमिलर है। सो लेट अस नो, हियर यू कैन सी in public sector the government owns most of the assets। तो यहाँ पर जो assets हैं वो गवर्नमेंट के पास होती हैं, गवर्नमेंट रन करती हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, गवर्नमेंट सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल होती हैं, पब्लिक सेक्टर में स्टेट फंडिंग के द्वारा सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। दीज सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू ऑल, और ये जो सर्विसेज हैं नो प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो नो प्रॉफिट अर्निंग का होता है, किसी भी तरीके से ये प्रॉफिट अर्न करने का इनका एम नहीं होता है। यू कैन सी सम एग्जांपल्स गिवन बिलो, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स।
This one is private sector. In private sector we can say ownership belongs to an individual. किसी व्यक्ति या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, किसी कंपनी के हाथ में ओनरशिप होती है, और सभी जो असेट्स हैं, जो डिलीवरी हैं, जो प्रोडक्शन है, वो उन्हीं के कंट्रोल में होता है. दिस बिलोंग्स टू, वी कैन से यहाँ पर जो है ये ओनली एक्सेसिबल टू वेल्दी, ये सिर्फ वेल्दी जो लोग होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक्सेसिबल होता है. इसमें प्रॉफिट अर्निंग मेन एम होता है और इनकी सर्विसेज काफी ज्यादा कॉस्टली होती है. यू कैन सी डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट नेम्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट और पब्लिक का जो मेन डिफरेंस है, एक तो ओनरशिप का है. पब्लिक का ओनर जो है वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होती हैं, और प्राइवेट के ओनर वो इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं. दोनों ही जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. पब्लिक की सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज मिनिमम कॉस्ट पर होती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज थोड़ा कॉस्टली होती हैं और वेल्दी लोगों के लिए अफोर्डेबल होती हैं. एंड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इन अवर चैप्टर इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. तो जो थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. रोजगार की जो दशा है उसके आधार पर क्षेत्रक. तो here we have two sectors. The first one is organized sector and the second one is unorganized sector. Organized and unorganized sector. So let us know ये organized और unorganized sector क्या है. So here comes the organized sector. सबसे पहले हम बात करेंगे किस प्रकार organized sector. तो यहाँ पर सबसे पहले supervised by the government agencies. जो organized sector है उसे government agencies supervise करती हैं, and some rules and regulations are there. तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है. इसके बाद में इक्वल एंड हायर वेजेस. यहाँ पर ये जो सेक्टर है इसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी इक्वल और हायर वेजेस होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन वेजेस होती हैं. देयर आर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स फॉर वर्कर्स. तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके लिए फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं. पब्लिक हॉलीडेज, फैसिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग, ये सभी जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो फैमिली के लिए हो, सेल्फ के लिए हो, सिक्योर्ड फ्यूचर होता है. नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर होता है. तो ये जो सेक्टर है हम इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं. रेलवे, इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड हैं और सारी जो फैसिलिटीज हैं इसमें काम करने वाले वर्कर्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मिलती हैं. वेजेस फिक्स्ड होती हैं, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, फैसिलिटीज और हॉलीडेज मिलते हैं, फ्यूचर सिक्योर होता है. सो इंडियन रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. नाउ लेट अस नो अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यू कैन सी द इमेजेस. अगर आप इमेजेस देखेंगे तो आपको इमेजेस से भी समझ आ जाएगा. हम देखते हैं मजदूर जो मजदूरी करते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं जो वेजिटेबल मार्केट होता है, वहाँ पर मंडी में लोग कहीं पर भी इधर उधर बैठ जाते हैं, उनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है. जो लेबर वर्क करती है उनके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, उनके लिए कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं. जो वेजेस हैं वो इरेगुलर होती हैं और काफ़ी कम होती हैं. इसके अलावा नो फैसिलिटीज़, किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है. सेफ्टी मेजर्स भी नहीं होते हैं. एंड देयर इज नो government or any other organization to supervise the functioning of this sector. That's why it is known as unorganized sector. ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है. तो इस सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं. Now our next topic is unemployment, बेरोजगारी. So unemployment, it is a situation we can say in which a people who is willing to do, a person who is willing to do work, but he or she is not able to get job. He is willing, he is employed, he is qualified, but he is not able to get job. तो ऐसी सिचुएशन है, हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम करने के लिए योग्यता रखता है, मगर वह अपने योग्य काम प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखेंगे. सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सो लेट अस सी वन बाय वन. Here you can see unemployment, seasonal unemployment, disguised unemployment, structural unemployment, cyclic unemployment, and frictional unemployment. So these are the different types of unemployment जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं. आप लोग इसे वहां से भी पढ़ सकते हैं. अभी मैं एक एक करके आपको इन सब के बारे में बताता हूँ. So the first one is seasonal unemployment. You can see here the unemployment which generates due to the variation in seasons. In variations in seasons is called seasonal unemployment. तो हमारे जो farmers हैं जो कि particularly crop season के duration में crops grow करते हैं और जब उनका crop season नहीं होता है तो वो unemployed रहते हैं. इसके साथ ही जो crop season है उसके अंदर कई बार ऐसा situation आता है कि क्रॉप फेलियर की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से पूरा जो सीजन है वो उनके लिए कोई रोजगार नहीं होता है और वो बेरोजगार बैठे रहते हैं. Then the second one is when more people are working than required, it is called disguised unemployment. This situation is also seen in the village in the farming sector. अगर हम बात करें जो कृषि क्षेत्र है उसमें ये जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो रूप है वो देखने को मिलता है, जहां पर जरूरत से, आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे होते हैं और उनके हटा देने से, आवश्यकता से अधिक लोगों को हटा देने से भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तो जो अतिरिक्त लोग हैं वो डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं. तो यहाँ पर इसको छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है. ये दोनों ही टाइप्स ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपके बुक में दिए हुए हैं. इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से है, इकोनॉमिकल फेलियर की वजह से. हम कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े रिसेशंस की वजह से, कंपनी के डूब जाने की वजह से, कंपनी के लॉस में जाने की वजह से या डिमांड जो है उसके खत्म हो जाने की वजह से कंपनियां जो है वो अपने यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज को हटा देती हैं, छटनी कर देती हैं. तो इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. यह भी जो है डिप्रेशन, आर्थिक मंदी से जुड़ा हुआ है. आर्थिक मंदी की सिचुएशन में जब इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन होती है तो ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलती है. एंड द नेक्स्ट वन इज when employment happens because of transferring from one job to another. Sometimes हम लोग जो हैं अपने एक जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और उसे छोड़ करके दूसरी जॉब सर्च करते हैं. तो जो पीरियड जिसके अंदर हम दूसरी जॉब सर्च करते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती है, तो वो जो छोटा सा पीरियड है, कभी कभी बड़ा भी हो सकता है, उस पीरियड को हम जो चेंजिंग पीरियड होता है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. तो इस प्रकार जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसी भी देश के लिए एक चिंता का विषय होता है. देश की लार्ज पॉपुलेशन अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो देश के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो देश के लिए जो है लायबिलिटी बन जाती है और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है. तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर की मदद से पढ़ा कि जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उनका क्या रोल है, टर्शरी सेक्टर जो है किस प्रकार आगे तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है. इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, और साथ ही जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या टाइप्स हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. थैंक यू. हैव अ नाइस